साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने केमिस्ट्री के पार्ट को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसको मैंने लगभग कवर कर दिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा फिजिक्स के एंगल से देखेंगे जो आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, जहाँ से कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट को भी हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्ताह है, तो इसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है? और उसके अलावा कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसको मेरे से डिस्कस करिएगा और बाकी और भी कंटेंट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि आपका ये आईसीएमआर में पूछा गया क्वेश्चन है, ईयर तो मुझे नहीं ध्यान है, बट ये आपका रीसेंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा गया है कि रॉ वेजिटेबल्स गेट क्विकली कुक्ड इन द प्रेशर कुकर बिकॉज़। और शायद ये क्वेश्चन जो है ये आपका आईसीएमआर 2022 का क्वेश्चन है कि जब आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो वो जल्दी कैसे बन जाता है? तो उसके पीछे क्या प्रिंसिपल होता है? तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्नोलॉजी लगाई हुई है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको याद करना होगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका स्टीम, डीज़ल, पेट्रोल इंजन ये सब थर्मोडायनामिक्स पे चलता है। इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट है मैं केवल वही-वही पर आपका ध्यान केंद्रित करूँगा तो आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर ये आप कॉमनली यूज करते हैं तो ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है ये आपका लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पर है। एरोप्लेन आपको याद रखना है बर्नौली का प्रिंसिपल ऑफ द फ्लूइड डायनेमिक्स, ये आपने पढ़ा होगा जब भी आपने 11th-12th में आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ में आपको याद आ गया होगा कि आपने वहां पे बर्नौली का प्रिंसिपल्स पढ़ा होगा। इसके बाद जो टेलीविजन एंड रेडियो होते हैं ये मैंने आपको उस दिन भी वेव्स वाले चैप्टर में बताया था कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम यूज करते हैं। रॉकेट रिपल्सन न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन पे है। कंप्यूटर जो है वो डिजिटल लॉजिक पर आधारित होता है। लेजर का फुल फॉर्म कभी-कभी पूछा जाता है या किस प्रिंसिपल पर आधारित है। और ये मैंने आपको बोला है जब मैंने आपको फ्लो साइटोमेट्री पढ़ाई थी, वहां पर भी मैंने आपको बोला था कि आप लेजर का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन। ठीक है। सैटेलाइट्स वगैरह में आपका केपलर्स लॉ होता है, ये आपने थोड़ा बहुत आपने देखा होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, इसके बाद साइको साइकोट्रॉन हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपका यहाँ पर था, जो आपका प्रेशर कुकर था, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि राइजिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो यानी कि जब आप इस कुकर में खाना बनाते हैं, तो होता क्या है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो वाटर का बढ़ जाता है एट हायर प्रेशर। और यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, तो यानी कि कितना इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। फोटो सेल्स जो होती हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए होती है, बाकी सोनार भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स वगैरह भी आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गई, सुपर कंडक्टिविटी हो गया। तो इस तरीके की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको याद रखिएगा, जो आपको एटलीस्ट अपनी कॉपी पे ज्यादा से ज्यादा नोट डाउन करके ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है, वो आपको रेफ्रिजरेटर और एरोप्लेन पढ़ना है। ठीक है। टेलीविजन एंड रेडियो पढ़ना है, रॉकेट रिपल्सन पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर याद रखिएगा, लेजर याद रखिएगा और फिर नीचे आकर आप प्रेशर कुकर याद रखिएगा। और इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर या ट्रांसफार्मर होता है वो आपके फैराडे के लॉ पे आधारित होता है। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, जब आप इसको इस चार्ट को देखेंगे तो आपको खुद ही रिकॉल आ जाएगा कि हाँ भैया ये चीज मैंने कहीं पर पढ़ी थी। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद कुछ फिजिशियन या कुछ फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है। तो हालांकि ये चार्ट है एनसीईआरटी में, जहाँ पे उनके नाम, डिस्कवरी और नेशनैलिटी दी गई है। तो हालांकि आपको नेशनैलिटी से नहीं मतलब है, आपको केवल नेशनैलिटी में जो भारत के साइंटिस्ट हैं आपको केवल उन पे फोकस रहना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ज्यादा आपको याद करने हैं। जैसे कि गैलीलियो साहब ने कौन सा डिस्कवरी दिया है, लॉ ऑफ द इनर्शिया दिया है। ठीक है। प्लेनेटरी मोशंस के लिए आपके केपलर आते हैं, बैरोमीटर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। प्रेशर कुकर का प्रिंसिपल नहीं आएगा। न्यूटन किस लिए माने जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। न्यूटन जो है उन्होंने लॉ ऑफ द मोशन और लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, ये दो लॉ जो थे वो आपके न्यूटन साहब ने दिए हैं, तो देगा पूछेगा। ठीक है। इसके बाद जो आपको जो आपके लिए इंजन के लिए थे वो वाट साहब थे। इसके बाद रेफ्रिजरेटर फ्रेडरिक कैरी ने इसको डिस्कवर किया। टेलीफोन ग्राहम बेल, ये नाम आपने बहुत पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, हर्ट्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है। फिर जब आप भारतीय साइंटिस्ट में आते हैं तो आपको एस एन बोस का नाम मिलेगा, इन्होंने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बताया। सर सीवी रमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईसीएमआर में क्वेश्चन आ चुका है, और इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द मॉलिक्यूल, ये स्कैटरिंग फिनोमिना को डिस्कवर किया था सर सीवी रमन ने। होमी जहांगीर भाभा, इनके नाम पर आपकी इंस्टीट्यूट भी बनी हुई है भारत में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैस्केड प्रोसेस इन द कॉस्मिक रेडिएशन को इन्होंने बताया। एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यूनिट इन्हीं के नाम पर पड़ी। स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स के बारे में बताया। जेसी बोस जो थे, इन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स की डिस्कवरी किया।
फिर एम.एन. साहा थर्मल आयनाइजेशन और जी.एन. रामाचंद्रन, ये आपने केमिस्ट्री में भी बायोकेमिस्ट्री में भी जब आप अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप जी.एन. रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ते हैं तो उन्होंने बेसिकली ट्रिपल हेलाइकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैक्सवेल का नाम आपने पढ़ा होगा, एक्सरे याद रखिएगा, रॉन्टजन साहब ने इसको डिस्कवर किया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैं आपको एक बार वापस से यहाँ पे इस पेज पर हाईलाइट करा देता हूँ। गैलीलियो आपको याद रखना है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। केपलर साहब को याद रखना है, प्लेनेटरी मोशंस है। न्यूटन ने कौन-कौन से 2 लॉ दिए हैं, तो मैं याद रखूँगा लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन का लॉ दिया है और लॉ ऑफ द मोशन का लॉ दिया है। ठीक है, वॉट साहब को याद रखेंगे। फ़ारेनहाइट जब आप पढ़ते हो ना, डिग्री से फ़ारेनहाइट में जो आपने कंपैरिज़न पढ़ा था, जो उस दिन मैंने आपको फ़ॉर्मूला बताया था, तो ये मरकरी का थर्मोमीटर इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है? इसी तरीके से आपका ग्राहम बेल ने टेलीफ़ोन का डिस्कवर किया, हर्ट्ज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है। एसन बोस क्वांटम स्टैटिक्स, सीवी रमन स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर सीवी रमन। होमी जहांगीर बाबा जो है उन्होंने कैस्केड प्रोसेस इन द कॉस्मिक रेडिएशन, चंद्रशेखर के नाम पे चंद्रशेखर यूनिट है। जेसी बोस अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, एम.एन. साहा और जी.एन. रामाचंद्रन, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपको ज्यादा याद करना है वो आपको एक्सरे का नाम जब भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है उनका नाम क्या है, रॉयंटजन इनका नाम है। अब इसके बाद आइंस्टीन बहुत ही फेमस है, जिनको आप बचपन से पढ़ते हुए सुनते हुए आ रहे हैं। लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिसिटी किया था। और जेम्स चैडविक, चैडविक जो थे उन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था, ये भी आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फोर्सेस में युकावा साइंटिस्ट का नाम आता है। इसके बाद एक पाकिस्तान मूल के साइंटिस्ट हैं अब्दुल सलाम, इन्होंने अल्ट्रा यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह को किया था। बाकी रदरफोर्ड ने आपके न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम दिया है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये एटॉमिक जितने भी मॉडल्स आपके दिए गए थे उनको एक बार देख कर जाइएगा। फिर नील्स बोर साहब ने आपको क्वांटम मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन दिया। वेव थ्योरी हाइजेंसबर्ग का वेव थ्योरी आपने पढ़ा होगा। बैकुरेले ने आपका नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की जब डिस्कवरी हो जा रही थी तो वहां पे बैकुरेले साइंटिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इसके बाद मार्कोनी का वायरलेस टेलीग्राफी उन्होंने बताया। हाइजेनबर्ग में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे, किसी भी पार्टिकल का आप वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ नहीं बता सकते हैं, ये आपका हाइजेनबर्ग का लॉ था। इसके बाद ब्रोंगली ने बताया। इसके बाद अगर आप बढ़ते जाएंगे तो मुझे जो लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है एरोप्लेन की डिस्कवरी, ये राइट ब्रदर्स जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, WDRT आपको याद रखना है। क्वांटम थ्योरी प्लांक ने दिया था। रेडियम की डिस्कवरी पियरे एंड क्यूरी ने जो था उन्होंने रेडियम की डिस्कवरी किया था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये इस चार्ट में केवल इतनों को याद रखिएगा। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जो फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके डिराइव हुए हैं। तो अभी आगे चल के मैं उनको आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके कुछ फोर्सेस होते हैं, जब आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 इज इक्वल टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे मुझे बस आपको ये बताना है कि ये जी की कांस्टेंट वैल्यू याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। और कुछ ये फीचर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की जब भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है। जैसे हम लोग को तो लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना स्ट्रांग है कि हम मतलब जमीन पर बने रहते हैं या सारी चीजें होती हैं, बट इसके कंपैरिजन में जो और भी रिमेनिंग फोर्स है, अगर आप उससे कंपैरिजन करेंगे तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ही वीकेस्ट फोर्स लगेगा। ये आपका यूनिवर्सली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे में आकर्षित रहते हैं। सेंट्रल फोर्स होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर आपसे यही पूछ लिया कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो आपका GM1 अपॉन आर स्क्वायर होगा। बाकी ये आपका दुनिया भर की चीजें हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कोई यहाँ पे समस्या नहीं आएगी। कुछ अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वीकेस्ट फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पार्टिकल हैविंग मास, जिसमें मास होगा, और वेरी लॉन्ग रेंज इन्फिनिटी तक ये काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक्सचेंज पार्टिकल आपका फोटॉन्स होता है, बहुत सारे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल होंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग रेंज फोर्स होता है। दिस फोर्स अपीयर्स ड्यूरिंग द बीटा डिके, जब होता है तब आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो आपका डेवलप होता है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो आपने ये सारी चीजें प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन इन लोगों के बीच में होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो तीव्रता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की है, नाम से स्पष्ट है, स्ट्रॉन्ग लगा है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, फिर आपका वीक फोर्स आता है, और उसके बाद आपका सबसे कम जिसकी स्ट्रेंथ है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो बस आपको इतनी बातें याद रखनी है।
इसके बाद सर सीवी रमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईसीएमआर का क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आईसीएमआर 2019 का क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है। अवर नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 28 टू ऑनर विच साइंटिस्ट डिस्कवरी। तो जो हम साइंस डे बनाते हैं वो हम किसके लिए बनाते हैं, ठीक है, तो वो हम किसके लिए बनाते हैं, सर सीवी रमन, इनका पूरा नाम चंद्रशेखरा वेंकटा रमन इनका नाम है, इसको याद रखिएगा। सर सीवी रमन के नाम पर हम क्या बनाते हैं, साइंस डे अपना सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इनके बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूँ जहां से क्वेश्चंस आपका बन सकता है। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट फिनोमिना को डिस्कवर किया था, दैट व्हेन लाइट ट्रैवर्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल द लाइट रेज देन आर डिफ्लेक्टेड बाय द मटेरियल हैव ए वेवलेंथ डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बोला जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे जो मैंने पहला चार्ट आपको बताया था, ठीक है, पहला चार्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था सीवी रमन के बारे में, तो इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द मॉलिक्यूल यही बात इन्होंने बताई है, और यही बात यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। तो इस बात को हम याद रखेंगे। बाकी अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसी को क्या कहते हैं, रमन स्कैटरिंग भी कहा गया आगे चल के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रमन इफेक्ट कहते हैं। फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स में इनको दिया गया, समझ रहे भाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम पूछ लिया गया कि क्या सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था, तो हाँ मिला था। किस में मिला था, फिजिक्स में मिला था। ऑनर विद ए लार्ज नंबर ऑफ ऑनरी डॉक्टरेट्स एंड मेंबरशिप ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी ही वाज अवार्डेड द भारत रत्न भी इनको दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस डे जो भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 28 फरवरी को हम मनाते हैं, ऑन एवरी ईयर ऑफ कॉमर्सेबल द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट ऑन 28 फरवरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी डेट को जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उस दिन उस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस दिन 28 फरवरी को क्या हुआ है कि रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था इन्होंने, पर्टिकुलर उस डेट में कह सकते हैं, या तो इनका पेपर पब्लिश हुआ होगा, जो भी चीजें हुई होगी, ठीक है। तो उस दिन इन्होंने क्या किया है, इस हम 28 फरवरी जो डेट हमने सेलेक्ट किया है, वो क्यों सेलेक्ट किया है, टू कमर्सेबल द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट ऑन 28 फरवरी, यानी कि रमन इफेक्ट जो है वो आपका 28 फरवरी 1928 में इसको डिस्कवर किया था। तो इसी वजह से हम इन जो सीवी रमन के रेफरेंस में हम क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे, जो भारत का साइंस डे है, वो हम अपना सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जो अभी मैंने आगे चर्चा किया था, तो कुछ मीडिएटेड पार्टिकल होते हैं, पाई मिजॉन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटॉन होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स में आपका बोसॉन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो यूनिट होती है वो ग्रेविटॉन होता है, ठीक है। रेंज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईसीएमआर, ये भी क्वेश्चन जो है ये आपके आईसीएमआर 2019 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होता है हिग्स बोसॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका बोसॉन पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आपकी जो यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई है उसके लिए जो थ्योरी दी गई थी वो आपकी बिग बैंग थ्योरी दी गई है, ठीक है। तो जो बिग बैंग थ्योरी के लिए जो कॉज था, मतलब कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा पार्टिकल था जो बिग बैंग थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो उसको क्या कहा जाता है, बोसॉन कहा जाता है, जो कि आपका उसको प्यार से क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, भारतीय मूल के एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम सत्येंद्र नाथ बोस है, इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने बोस गैस, बोसॉन, इन सब की डिस्कवरी की है। और इनके बारे में बस मुझे ये चीज अच्छा लगा, मतलब अच्छा क्या लगा मुझे, इंटरेस्टिंग लगा कि इन्होंने कोई अपनी पीएचडी नहीं किया था। द हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन्ड वाज एन एमएससी। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी साइंस में बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। एटलीस्ट जो भी यहाँ पे इन्होंने अपना कार्य किया, ये केवल और केवल मास्टर्स इनके पास डिग्री थी, जो कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलकाटा से हासिल किया था, और इनके पास पीएचडी नहीं था। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता लगा, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी था, तो सत्येंद्र नाथ बोस जो है उन्होंने बोस गैस, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन एंड बोसॉन पार्टिकल्स वगैरह के लिए इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रहेगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें पढ़ लिया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक चीज मुझे बताना था कि एक एसआई यूनिट, जब आप कभी भी किसी भी, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आप हमेशा एक एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट एंड मीजर्स लोकेटेड कहाँ पर है, पेरिस में है, ये याद रखिएगा। 1875 में स्टेबलाइज किया गया कि भाई सारी जो यूनिट्स हो वो सेम हो। ऐसा ना हो कि सपोज दैट आप कहीं पर जा रहे हो 1 किलोग्राम का सामान लेने, तो 1000 ग्राम हमारे यहाँ चलता है
अगर आप राजस्थान चले गए तो वहां पर क्या है, 1 किलोग्राम में 900 ग्राम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस ये जो यूनिवर्सल होता है कि अगर आप 1 किलोग्राम का रेंज रखेंगे तो वो 1000 ग्राम ही मीजर करेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज को निर्धारित करने के लिए एसआई यूनिट बनाया गया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट एंड मीजर, जो कि कहाँ पर स्थित है, पेरिस में स्थित है। इसको याद रखिएगा, ईयर नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पर जो आपकी 7 बेसिक यूनिट है बच्चा, उसको पढ़ लीजिएगा। लेंथ होता है, इसकी यूनिट आपकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर होता है। मास को हम किलोग्राम में देखते हैं, टाइम को सेकंड में देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में हमेशा मानते हैं। कभी भी आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि इतने एम्पियर, या कोई भी आप बल्ब खरीद के लाइए, कोई भी सॉकेट खरीद के लाइए, ठीक है, मोबाइल का चार्जर भी अगर आपने उठा के देखोगे तो वहां पे एम्पियर लिखा होगा। टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा केल्विन में मापते हैं, ये भी हमने चर्चा कर लिया है। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हमेशा हम मोल, जो कि ऑलरेडी हमने समझा हुआ है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक और होती है जिसको हम कैंडला में मीजर करते हैं। तो ये आपकी 7 यूनिट होती है। कुछ आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, इसको वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपका प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये आपका क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ से कुछ चीजों को उठाया है कि जहां से कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, उनकी एसआई यूनिट आपसे पूछता है। जैसे वॉल्यूम को अगर आपको मेजर करना है तो वो मीटर की पावर 3 होगा। डेंसिटी क्या होता है, जैसे अब आप इसको सीखे होंगे ना कि डेंसिटी का जैसे फॉर्मूला है, मास इज अपॉन वॉल्यूम। तो यानी कि मास को हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। वॉल्यूम को हम एम की पावर 3 होगा। तो अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, किलोग्राम और एम की पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। बाकी ये वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ये सब पढ़ लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, या सेकंड पर सेकंड। ठीक है, या तो आप इसको पर सेकंड लिख लीजिए, एस की पावर -1, और या साइंटिस्ट के नाम पर इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है। फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्क और एनर्जी दोनों को हम जूल में मीजर करते हैं। तो जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है। कभी कभी आपने किलो जूल भी पढ़ा होगा, बट जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आपका जूल होता है। पावर जब भी आप मेजर करते हैं, वो आपका पावर की जो यूनिट होती है वो आपकी वॉट होती है। तो एटलीस्ट इतनी बातों को जरूर याद रखिएगा। बाकी जो आपके लिए, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कूलॉम में करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वोल्ट होता है। रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं जाना है कि आप इस तरीके की बहुत एसआई यूनिट और उसके अलावा जो यहाँ पे ये डायमेंशनल फार्मूला होता है उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वहां तक नहीं जाना है। बाकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थोड़ा सा देख लीजिएगा, जूल पर केल्विन होता है। प्लांक कांस्टेंट जो होता है जूल सेकंड है। तो ये सब चीजों को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th 12th में। और मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपका टेस्ला होता है। तो ये 2-3 यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप खुद ही देख रहे हैं कि ना, कि मैं बहुत ज्यादा फर्जी चीज आपको टिक भी नहीं करा रहा हूँ, बस आपको उतना ही करा रहा हूँ जिससे आपका कार्य हो जाए। ठीक है। कैपेसिटेंस में आपका फैराडे आ जाएगा। तो जो ये सारे साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे जो आपकी यूनिट्स है, बस मेरा वही मोटो है कि आप उनके बारे में अवेयर रहे, जाने। इसके बाद कुछ आपकी यूनिट्स होती हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो जैसे कि आप अगर देखना चाहें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, जैसे कि अगर आप इसमें सब डेसिमल के फॉर्म में आते हैं, जैसे कि आपने डेसी है तो 10 की पावर -1 है। सेंटी में जब होता है तो 10 की पावर -2 है। मिली जब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो हम 10 की पावर -3 करते थे। माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12। उसके बाद फेमटो में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको फेमटो नहीं पता होता है, तो 10 की पावर -15 जो होता है वो आपका फेमटो होता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद यहाँ पे कुछ और दिया गया है, 10 की पावर -8 जो है वो आपका एट्टो है। तो अगर याद कर सकते हो तो ठीक है। बाकी अगर मैं सब मल्टीपल हो गए, इसके अलावा मल्टीपल के फॉर्म में जाएंगे तो ये भी आपको डेका, हेक्टा, किलो, ठीक है, मेगा 10 की पावर -6 इस तरीके से हो जाएगा। 10 की पावर -9 को गीगा भी कहते हैं। टेरा 10 की पावर 12 को कहते हैं। पेटा है और एक्सा है। तो ये अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं याद कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। बस आपको केवल इतना याद रखना है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, जैसे कि कुछ चीजों की रेंज की अगर मैं बात करता हूँ, तो जिस तरीके से आपका प्रोटॉन का जो साइज होता है वो -15 के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन एटम उससे छोटा होता है। और एक क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकल यूनिट है, लेंथ है। तो इसमें अगर हम फर्मी में जाते हैं, अगर हम किसी चीज को मेजर करते हैं, तो वो 10 की पावर -15 को फर्मी कहा जाता है। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एवरेज डिस्टेंस होता है द सन फ्रॉम द अर्थ।
तो 1.496 इंटू 10⁻11 होता है। लाइट ईयर आपका इंपॉर्टेंट है, ये लाइट ईयर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और ये डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द वैक्यूम इन अ ईयर। तो एक साल में जो लाइट होता है वो वैक्यूम में, निर्वात में कितनी दूरी तय करता है उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। और एक आपका और इम्पोर्टेंट है जिसको हम पारसेक बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो पारसेक होता है ये 3 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे, ठीक है। तो 3.26 लाइट ईयर अगर आप इसको करोगे तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा, 3 को मतलब लाइट ईयर का 3 गुना अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू जो होती है ये मतलब उसके 3 गुना के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका 3 लाइट ईयर के बराबर ये आपका आ जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा, पारसेक हो गया, लाइट ईयर हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइट ईयर जो होता है इसका 3 गुना कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी आपको इसमें बहुत ज्यादा नहीं परेशान होना है, ठीक है। और ये हाँ, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मूलेस मैंने आपको लगा दिए हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, एनर्जी अमाउंट ऑफ द वर्क है, पावर वर्क बाय टाइम है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया है, पर्टिकुलर एरिया में आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, स्ट्रेस जो होता है वो पर्टिकुलर एरिया पे आपने कितना फोर्स लगाया। बाकी एरिया को लेंथ इनटू ब्रीथ होगा, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होगा, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन द वेलोसिटी पर टाइम होगा, और मोमेंटम जो होगा वो मास इनटू वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट थी, अगर आना होगा क्वेश्चन तो यहाँ कहीं से आपको मिल जाएगा। तो छोटी मोटी चीजें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। और आपको वैसे भी थोड़े से भी अगर आपने 11th-12th में अच्छी पढ़ाई की होगी तो अब आपको यहाँ से जैसे ही आप इन सारी चीजों को देखेंगे आपको वो तुरंत रिकॉल आ जाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, लाइट ईयर की वैल्यू याद रखिएगा कि क्या डिफिनेशन होती है, और पार्सेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो जितनी भी लाइट ईयर है उसमें 3.26 जब आप देखेंगे, या इसको इस तरीके से भी मैं क्या कह सकता हूँ, लाइट ईयर को बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी वैल्यू हो जाती है। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अब तो यहाँ पे खत्म ही हो गया, नेक्स्ट पार्ट पे हम कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।